क्या एक दिन आप लोग थे या नहीं? एक दिन सिलेबस का हम डिस्कस किए थे ना मॉडर्न इंडिया में, अब थे आप लोग? थोड़ी सिलेबस क्या बताना है, सिलेबस तो किताब में लिखा हुआ भी है। मेन टॉपिक पे आइए। सबसे पहला टॉपिक जो है सिलेबस, उस दिन ऐसे ही मैंने किताब वाला ही जो सिलेबस दिया वही डिस्कस किया था, वो बहुत बड़ा मैटर नहीं है। अभी आप पढ़िए मॉडर्न इंडिया का पहला टॉपिक, ठीक है? और मोटा मोटी हम आपको बता दे रहे हैं। पहले जो व्यवस्था है यूरोपीय शासकों की, यूरोपीय देशों की, वो व्यवस्था पढ़ना है। उसके बाद क्या प्रभाव हुआ, क्या इम्पैक्ट पड़ा, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ठीक है, प्रशासनिक। और उसके बाद हम उसके विरोध में जो विद्रोह हुए भारत में, जैसे जनजातीय विद्रोह हुआ, ट्राइबल अपराइजिंग हुआ, उसके बाद नागरिक विद्रोह, सिविलियन रिवेलियन हुआ, ठीक है, उसके बाद 1857 का विद्रोह हुआ, वो पढ़ना है। आगे चलकर हम फिर स्वतंत्रता संग्राम में आ जाएंगे, और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी बहुत सारे विद्रोह हुए, जैसे किसान विद्रोह, ठीक है। उसके अलावा उसको विद्रोह नहीं कहिएगा, किसान आंदोलन कहिएगा, मूवमेंट कहिए। फिर मजदूरों का आंदोलन हुआ, एटुक वगैरह स्थापित हुआ, वो सारा लेके हम पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल आप मॉडर्न इंडिया का पहला टॉपिक देखिए कि भारत में यूरोपीय देशों का आगमन, ठीक ना? भारत में यूरोपीय देशों का आगमन या यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया, ठीक है ना? भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो सबसे पहले जो भारत में कंपनी आई वह था पुर्तगाली कंपनी। जैसे बता रहे हैं वैसे ही क्रम भी याद रखिए, कई बार सवाल आए हैं कि इन विदेशी कंपनियों के आने का क्या क्रम है। सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद डेनिश आए, उसके बाद सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए। और भारत से सबसे अंतिम समय में कौन से देश की व्यवस्था अलविदा हुई? तो क्या आंसर था? पुर्तगाली। सबसे पहले हम बात करेंगे पुर्तगाली व्यवस्था जो भारत में है। बहुत सारे सवाल इससे आते हैं। तो सबसे पहले हम जानिए कि भारत में पहला जो पुर्तगाली व्यक्ति था वह वास्को डिगामा था, जो 1498 ईस्वी में अफ्रीका होते हुए भारत तक पहुंचा। और उस मार्ग को हम लोग केप ऑफ गुड होप समुद्री मार्ग कहा जाता है। इस मार्ग के द्वारा वास्को डिगामा जो था वह यहाँ पे पहुंचा, ठीक है। यहाँ पे एक हिंदू शासक जमोरिन शासन करता था, और जमोरिन ने उसका स्वागत किया। और इस यात्रा के पश्चात वास्को डिगामा जो था काफी प्रसन्न हुआ, क्योंकि जो सामान यहाँ से उसने ले गया, ठीक है ना, केरल के कालीकट से, उससे 60 गुना मुनाफा कमाया था। समझ गया ना? इस फायदे से वो काफी प्रसन्न था और उसको बहुत अधिक दिलचस्पी हो गई थी। और कालीकट के जमोरिन ने उसका जो भव्य स्वागत किया, आतिथ्य किया, इसका भी एक इम्पैक्ट पड़ा कि भारत के लोग कोई विरोधी नहीं है। भारत का जो वातावरण है वो एक कॉन्जीनियल एटमॉस्फेयर है, एक सद्भावनापूर्ण वातावरण है। तो
तो भारत से हम संपर्क बढ़ा सकते हैं। ये 1498 में आया था। अगर कभी सवाल आ जाए आपको कि वास्को डी गामा की दूसरी भारत यात्रा कब हुई तो क्या बताएंगे? 1502 में दोबारा आया था वो, ठीक है। इस यात्रा से बाकी यात्री काफी प्रेरित हुए पुर्तगाल के, और जो मुनाफा कमाया था वास्को डी गामा 60 गुना, इससे भी बाकी पुर्तगालियों को एक प्रेरणा मिली और पुर्तगाली जो थे वो भारत में आने लगे। इस कालीकट के यात्रा के बाद वास्को डी गामा चला गया, फिर 1502 में आया, लेकिन धीरे धीरे पुर्तगालियों की व्यवस्था भारत में स्थापित होनी शुरू हुई। आपको जो मेडिवल इंडिया मैंने पढ़ाया था, तो विजयनगर शासक के काल में भी पुर्तगालियों से कृष्णदेव राय का संबंध निश्चित मैंने बताया था ना। तो 1498 के बाद पुर्तगाली व्यवस्था भारत में स्थापित होने लगी, और इस दौरान पुर्तगालियों ने कई बस्तियों की स्थापना की। अगर क्रम आपको याद करना होगा तो पहला जानिए, 1500 ईस्वी में सबसे पहली बस्ती जो थी पुर्तगालियों की, ये क्वेश्चन है, पहली बस्ती पुर्तगालियों की कौन सी? क्या जवाब देंगे? कालीकट, ठीक है ना। ये फर्स्ट सेटलमेंट है, पोर्तुगीज सेटलमेंट, फर्स्ट पोर्तुगीज सेटलमेंट इन इंडिया 1500 ईस्वी में कालीकट, ठीक है। दूसरा, उतना याद नहीं रहेगा आपसे, बता देते हैं। दूसरा 1501 में कोचीन, फिर 1503 में कैनानोर और क्विलोन। कैनानोर और क्विलोन, देखिए कैनानोर है, क्विलोन नहीं है, ठीक है ना। 1503 में कैनानोर और क्विलोन। फिर 1509 में दीव है ना अभी संघ शासित प्रदेश। फिर 1531 में चेलियम। फिर 1534 में राहौल, 34 नहीं 1535 में राहौल, और 1534 में एक साल पहले बसीन। फिर 1568 में मैंगलोर और हैनोवर, ठीक है। 1599 में सूरत, मैं यहाँ इंगित नहीं कर रहा हूं लेकिन सूरत यहाँ है, कैनानोर यहाँ है, ठीक है। बाकी कोई और भी स्थान का नाम नहीं दिया है, चेलियम का नहीं दिया है, ठीक है ना। और 1536 में क्रैंगनोर भी एक स्थान है, ठीक है। लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं, लिखवा दें क्रम वाइज। देखिए सबसे पहले लिखिए, फर्स्ट पोर्तुगीज सेटलमेंट इन इंडिया, पहली पुर्तगाली बस्ती भारत में, वह है 1500 ईस्वी। यह जगह पहले जगह नहीं, पहले ईयर लिखिए और उसके बाद जगह लिखिए। सबसे पहले लिखिए 1500 ईस्वी, लिखिए पहला बस्ती जो है वह कालीकट। दूसरा बस्ती लिखिए 1501 कोचीन। फिर लिखिए 1503 कैनानोर और क्विलोन, लिखिए कैनानोर, आधा नौ पूरा नौ, कैनानोर और क्विलोन। फिर लिखिए 1509 दीव। फिर लिखिए 1531 31 चेलियम। देखिए 1535 राहोल, जगह का नाम है राहोल। फिर लिखिए 1535 बसीन, 35 बसीन नया नेक्स्ट बताया मैंने। और फिर लिखिए 1599 सूरत। बस इतना ही याद रखिएगा, काफी है बस्तियां। तो सबसे पहले जानिए, ये मैंने आगे भी बता दिया आपको, भी पढ़ाना था पहले से, लेकिन ये आगे आपको जान के लिखवा दिया, इंपॉर्टेंट है, मैचिंग में आता है, ठीक है। तो भारत में पहला जो पुर्तगाली गवर्नर था उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये 1505 से 9 तक शासक था, और ये कुछ खास उपलब्धि हासिल नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी इसने भारत में अपनी बस्तियों को संजो के रखा, यानी
बना के रखा उसको, ठीक है। फिर 1509 से 15 तक का जो गवर्नर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसका बहुत बड़ा योगदान है पुर्तगालियों की व्यवस्था को यहाँ स्थायी स्वरूप प्रदान करने में। इसने पहला काम किया कि बीजापुर के शासक से इसने गोवा को जीत लिया 1510 ईस्वी में। ये बहुत बड़ा योगदान था उसका। और गोवा ही बाद में पुर्तगालियों की राजधानी बनी। अगर पूछा जाएगा कि पुर्तगालियों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, तब आंसर क्या हो जाएगा? इसीलिए पूछा हम आपसे, पहली राजधानी कोचीन थी, लेकिन बाद में गोवा को जैसे ही इन्होंने जीता, फिर गोवा ही राजधानी हो गई, ठीक है। अल्बुकर्क ने एक नई पॉलिसी को भी अडॉप्ट किया, एक नई नीति को भी अंगीकार किया, और वह नीति थी भारतीय औरतों के साथ, भारतीय स्त्रियों के साथ पुर्तगालियों का वैवाहिक संबंध स्थापित। इसके लिए उसने पुर्तगालियों को प्रोत्साहित किया। ये क्यों किया उसने? क्योंकि वो चाहता था कि यहाँ पे ही हम स्थायी तौर पे बस जाएं और ये वैवाहिक संबंधों के द्वारा हम यहीं के हो जाएं। ऐसा नहीं था कि वो अनजाने में कर रहा था, वो प्रोत्साहित कर रहा था। इस अल्बुकर्क के बाद, और इसने कुछ एक्सपेंशन भी किया था थोड़ा बहुत, ठीक है। अल्बुकर्क के बाद जो दूसरा पुर्तगाली गवर्नर है वो भी बहुत महत्वपूर्ण गवर्नर, तीसरा है उसका नंबर, नूनो डी कुन्हा। नूनो डी कुन्हा 1529 से लेके 38 ईस्वी तक भारत में पुर्तगाली गवर्नर था। और नूनो डी कुन्हा के समय ही 1530 ईस्वी में पुर्तगाली राजधानी कोचीन से ट्रांसफर होके गोवा चली गई। ये क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर के समय में पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दी गई? तो नूनो डी कुन्हा। तीसरा बात, अगला जो गवर्नर है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो उसका नाम है मार्टिन फ्रांसिस, ठीक है ना। मार्टिन फ्रांसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसी के समय में एक कैथोलिक प्रसिद्ध संत थे फ्रांसिस जेवियर, उनका भारत में आगमन हुआ था। और उनके आगमन को एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना मानी जाती है, महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, इसलिए ये क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र पर अपने वर्चस्व को बनाए रखा, और पुर्तगालियों को भारतीय शासकों ने भी यथासंभव मदद पहुंचाई। जैसे बंगाल के महमूद शाह, बंगाल का उस समय गवर्नर था महमूद शाह, उससे पुर्तगालियों ने 1636 ईस्वी में चटगांव और सतगांव नामक दो बस्तियों को प्राप्त किया और वहां अपनी फैक्ट्री स्थापित की। 1579 ईस्वी में मुगल शासक अकबर के द्वारा पुर्तगालियों ने हुगली को प्राप्त किया। 1633 ईस्वी में शाहजहां से पुर्तगालियों ने बंदेल को प्राप्त किया, जो बंगाल में अभी बंडिल कहलाता है, ठीक है। और इन जगहों को प्राप्त कर पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक बस्तियां, अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया। पुर्तगालियों का इतना ही ज्यादा वर्चस्व था कि भारत के एक भाग से दूसरे भाग तक जहाज ले जाने के लिए, जैसे इस समुद्री किनारे से उस समुद्री किनारे तक ले जाने के लिए, या भारत से कोई माल लाद कर किसी भी एशियाई देश में जाने के लिए पुर्तगालियों से अनुमति लेना पड़ता था और उनको एक निश्चित शुल्क प्रदान करनी पड़ती थी। इसी व्यवस्था को कार्टेज सिस्टम कहा गया है। कार्टेज सिस्टम क्या है? परमिट व्यवस्था। एक तरह से परमिट काटा जाता है ना गाड़ी वाड़ी का, कार्टेज सिस्टम ये एक परमिट था जिसमें अकबर, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह, अहमदनगर के निजाम शाह जैसे शक्तिशाली शासकों को भी पुर्तगालियों से कार्टेज लेना पड़ा है। और पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में पुर्तगालियों ने अपना दबदबा कायम रखा है और भारत के शासक भी इनकी बगैर अनुमति से अपने माल को कहीं एक जगह से दूसरे जगह भेजने में अक्षम थे। बिना इनकी अनुमति के वो नहीं भेज सकते। पुर्तगालियों ने भारत से क्या क्या चीज का व्यापार किया और किस सामानों में उनकी दिलचस्पी थी, अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए तो एकदम याद रखिएगा, पहला उसका मोनोपोली था, पहला पुर्तगालियों का एकाधिकार था काली मिर्च पर, ठीक है। काली मिर्च पर मोनोपोली था, सबसे अधिक निर्यात पुर्तगाली इसी का करते थे और इसी को लेके वास्को डी गामा गया था जहां पे उसको 60 गुना ज्यादा लाभ मिला। तो क्या क्या सामान पुर्तगाली ले जाते थे? काली मिर्च, अदरक, लाल और सफेद चंदन, ठीक है,
हाथी दांत नहीं, अपने से क्यों जोड़ रहा हूँ, इलायची कहाँ से आ जाएगा। काली मिर्च और अदरक, लाल और सफेद चंदन, ठीक है। तीसरा हाथी दांत, चौथा अदरक बता दिया ना, मोती, मलमल, ठीक है, इतना सामान हुआ, नील, ये सामान पुर्तगाली ले जाते हैं। फिर से याद करा देते हैं, काली मिर्च पर एक अधिकार था, काली मिर्च अदरक, दूसरा नील, लाल और सफेद चंदन, हाथी दांत, मोती, मलमल, इतना सामान पुर्तगाली यहां से ले जाते थे और मुनाफा कमाते थे। और बाद में पुर्तगालियों पर कुछ शासकों ने अंकुश लगाने का प्रयास किया, लेकिन कोई विशेष फायदा नहीं हुआ और पुर्तगालियों को बाद में दूसरे कंपनियों से प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा, मतलब दूसरी कंपनियां भी व्यापार के क्षेत्र में उतर गई। ठीक है, यहां तक कुछ पूछना है पुर्तगालियों के बारे में, बस इतना ही जानिएगा, पुर्तगाली ज्यादा नहीं जानना है, समझ में आई बात। कुछ भी पूछना है पुर्तगाली संबंधित प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर दूसरा कंपनी पे बात करेंगे, डच। ब्लू वाटर पॉलिसी यही था जैसा, हाँ, कार्टेज वाला सिस्टम, और खून खराबा भी करते थे, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आप चले जाते थे, पुर्तगाली दंडित भी करते थे। बाद में ये एक तरह से असामाजिक कार्य भी करने लगे, मतलब व्यापार के सिलसिले में। बस्ती को घेर लीजिएगा तो दुर्ग हो जाएगा, अलग अलग क्या होता है। अभी हम पूरा टॉपिक पढ़ा देंगे तब आप बात कीजिएगा। दुर्ग मतलब किला, बस्ती माने जैसे बोरिंग रोड बस्ती हुआ, और किला जो होता है वो दुर्ग कहलाता है, उसको फोर्ट का। अगला ये डच, अभी हम पढ़ा देंगे तब आप पूछिएगा दुर्ग क्या है, फैक्ट्री क्या है, ठीक है, पढ़ा लेंगे। अगला जो कंपनी है वो है डच कंपनी। डच कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। डच कंपनी को चलाने वाले जो थे वो 17 डायरेक्टर थे, 17 निदेशक थे, जिनको जेंटिलमैन 17 कहा जाता था, ठीक है। ये डच कंपनी को चलाने वाले जो हेड थे वो 17 निदेशकों का एक ग्रुप था, 17 डायरेक्टर्स का एक ग्रुप था, जिसको जेंटिलमैन 17 कहा जाता था। और डचों ने भारत में पहला अपना फैक्ट्री, अपना बस्ती कहां स्थापित किया, 1705 में पुलिकट, दक्षिण भारत, ठीक है। और बाद में इन्होंने, ऐसा नहीं, बाद में और भी केंद्रों की स्थापना इन्होंने की, जैसे चिंसुरा, कासिम बाजार, पटना, बालासोर, ठीक है ना, बहुत सारे जगह। तो डचों ने अपना पहला फैक्ट्री 1705 में पुलिकट में स्थापित किया था, और बाद में नेगापट्टनम भी इन्होंने एक बस्ती की स्थापना की। तो कभी सवाल आ जाए कि डच कंपनी का भारत में मुख्यालय प्रारंभ में कहां था, तब आंसर हो जाएगा पुलिकट, लेकिन बाद में पुलिकट से ट्रांसफर होके डचों का भारतीय मुख्यालय नेगापट्टनम में चला गया। और डचों को दक्षिण भारत के कुछ शासकों ने मदद पहुंचाई थी, और डच भी ऐसे ही सामानों का, जैसे सोरा, नील, कपड़ा के व्यापार में लिप्त थे, और डच एक कंपटीशन की भावना रखते थे, और अंग्रेजों और डचों के बीच काफी प्रतिद्वंदिता रही। और डचों का अंत में 1759 ईस्वी में, 1759 ईस्वी में बेदारा के युद्ध में हुआ, और इस बेदारा के युद्ध में अंग्रेजों ने हमेशा के लिए डचों को पराजित कर दिया, और डच भारत से पलायन कर गए, ठीक है। डचों ने सिर्फ दक्षिण भारत में ही अपना कब्जा नहीं किया, बल्कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, हर जगह उनका फैक्ट्री था। डच नीदरलैंड के थे, और डचों की कंपनी का नाम डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है। और इसका संचालन 17 निदेशकों का एक ग्रुप करता था, जिसको जेंटिलमैन 17 कहा जाता, ठीक है। डचों के केंद्र भी थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ पुलिकट में था। पुलिकट, नेगापट्टनम, चिंसुरा, कासिम बाजार, बालासोर, पटना, पटना भी एक केंद्र, हरिहर नगर, ठीक है, अहमदाबाद, कैम्बे, ठीक है। लेकिन डच और अंग्रेज के बीच जो निर्णायक युद्ध हुआ वो 1759 का बेदारा का युद्ध है। इस युद्ध में डच हमेशा के लिए पराजित हो गए, और डच
भारत छोड़कर चले गए। अगला जो कंपनी है उसमें हमारे बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, वो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों की कंपनी। ठीक है, अंग्रेजों की कंपनी जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका प्रारंभिक नाम मर्चेंट एडवेंचर्स था। ठीक ना, मर्चेंट एडवेंचर्स। क्या नाम था? मर्चेंट एडवेंचरर्स। ये मर्चेंट एडवेंचरर्स ने, ये व्यापारियों का एक समूह था। इन्होंने 1599 में एक कंपनी की स्थापना की। इसी कंपनी को कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। 1599 में कंपनी की स्थापना हुई और यह कंपनी व्यापारियों के एक ग्रुप ने, व्यापारियों के एक समूह ने स्थापित की थी, जिसको कहते हैं मर्चेंट एडवेंचरर्स। इन्होंने एक कंपनी बनाई और 1599 में, और इस कंपनी का ही नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था। बाद में इस कंपनी को महारानी एलिजाबेथ ने एक चार्टर्ड प्रदान किया और यह चार्टर्ड इस कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार 15 वर्षों के लिए प्रदान करता है। पूर्वी देश क्या हो जाएगा? ब्रिटेन का। ब्रिटेन में अगर किसी कंपनी को एकाधिकार दिया जा रहा है कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार करे, तो क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, ब्रिटेन के इधर पूरब जो है उसमें भारत भी आता है, ठीक है ना, और साउथ ईस्ट एशिया भी आता है। ठीक है, तो इस कंपनी को महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्षों के लिए मोनोपोली दिया कि तुम ही, यही कंपनी सिर्फ व्यापार कर सकती है, ब्रिटेन का कोई दूसरा नागरिक व्यापार नहीं कर सकता है। और इसी प्रयास में आपको याद भी होगा कि एक व्यक्ति जो कैप्टन हॉकिंस कहलाता है, वो क्या नाम है, जहांगीर के शासनकाल में व्यापार की अनुमति के लिए, फैक्ट्री स्थापित करने के लिए अनुमति के लिए पहुंचता है सूरत में, उससे मिलता है। ठीक है, और इसको बाद में कैप्टन हॉकिंस को 400 जात का मनसब भी प्रदान किया गया जहांगीर के द्वारा। और अनुमति मिलने के बाद अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री 1608 में गुजरात के सूरत में स्थापित की। ठीक है, उसके पश्चात दक्षिण भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। कैप्टन हॉकिंस के बाद 1615 से लेकर 18 तक 3 वर्षों के लिए सर टॉमस रो ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर भारत में मुगल शासक के दरबार में रहे और उन्होंने व्यापारिक सुविधा प्राप्त की। किससे प्राप्त की? कौन मुगल से? हाँ, जहांगीर से प्राप्त की। ठीक है, याद रखिए, मुगल तो बहुत है, कोई सब मुगल थोड़ी दे देगा। और ये जो व्यक्ति हैं कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो, इससे अंग्रेजी व्यवस्था भारत में स्थापित हो गई, दोनों को अनुमति मिल गया। हालांकि बाद में 1611 में उसको क्या कहते हैं, पुर्तगाली दबाव के कारण कैप्टन हॉकिंस को सूरत छोड़ना भी पड़ा था। ठीक है, पुर्तगालियों ने मुगल शासक पर दबाव डाला कि क्यों इनको सुविधा दिया जा रहा है, तो छोड़ना भी पड़ा। लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो के प्रयासों के कारण भारत में ब्रिटिश व्यवस्था स्थापित हो गई। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपना जाल बिछाना शुरू किया। जाल मतलब अपने कदम धीरे धीरे रखना शुरू किया और एक के बाद एक तत्कालीन शासकों ने उनको जो सुविधा प्रदान की, जिससे अंग्रेजी व्यापार और वाणिज्य भारत में संचालित करना बहुत सुगम हो गया, बहुत इजी हो गया। जैसे एग्जाम्पल में बता रहे हैं हम आपको कि 1633 में इन्होंने हरिहरपुर और बालासोर उड़ीसा में फैक्ट्री स्थापित कर, फिर 1651 में बंगाल में हुगली में इन्होंने फैक्ट्री स्थापित कर। और इसी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1651 में बंगाल के शासक शाह सूजा ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में
3,000 रुपए वार्षिक अदा करने पर निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। शाह शुजा ने क्या कहा, यदि आप 3,000 रुपए वार्षिक हमें प्रदान करेंगे तो आप बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बिना सीमा शुल्क दिए व्यापार कर सकते हैं। उसको कहते हैं निशान। निशान मतलब प्रमाण पत्र। तो बंगाल के सुल्तान शाह शुजा ने एक निशान प्रदान किया अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए। 3,000 रुपए लेकिन देना था वार्षिक। 1656 में फिर शाह शुजा ने एक और निशान प्रदान किया अंग्रेजों को और कहा कि आप कुछ क्षेत्रों में बगैर सीमा शुल्क दिए भी व्यापार कर सकते हैं। अगला बंगाल का गवर्नर था, उसका नाम था शाइस्ता खान। 1686 में उसने भी अंग्रेजों को निःशुल्क व्यापार वाणिज्य करने की सुविधा प्रदान की। 1698 में बंगाल का ही सूबेदार अजीम उस शान था, उसने अंग्रेजों को 1200 रुपये या 1195 रुपया पर सूतानती, गोविंदपुर और कालीकाता नामक 3 गांवों की जमींदारी दे दी। 1200 रुपया अंग्रेजों ने दिया और उनको 3 गांव सूतानती, गोविंदपुर और कालीकाता की जमींदारी प्रदान की। इसी समय वर्धमान का एक जमींदार था शोभा सिंह, उसने विद्रोह कर दिया। इसी को बहाना बना के अंग्रेजों ने सूतानती गांव का किलाबंदी करना शुरू कर दिया। किलाबंदी मतलब उसको घेरना शुरू कर दिया। कहा कि देखिए वर्धमान का जमींदार शोभा सिंह विद्रोह किया है, हमारी सुरक्षा भी खतरे में है, हम सूतानाती में रहेंगे, हमको घेरने दीजिए। यही सूतानाती आगे चलकर 1690 ईस्वी में कोलकाता के रूप में, कलकत्ता के रूप में स्थापित हुआ। लेकिन कलकत्ता नाम नहीं था, इसी को नया नाम दिया गया फोर्ट विलियम। ठीक है, यही फोर्ट विलियम में बाद में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को फोर्ट विलियम के अंदर किया गया। अंदर मतलब फोर्ट विलियम में एक प्रेसिडेंट की नियुक्ति की गई, एक गवर्नर की नियुक्ति की गई जिसका नाम है सर चार्ल्स आयर। फोर्ट विलियम का पहला गवर्नर या प्रेसिडेंट सर चार्ल्स आयर था और उसको ये जिम्मेवारी दी गई कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा का सारा कुछ संचालन आप इसी फोर्ट विलियम से देखेंगे। यही बाद में फोर्ट विलियम कलकत्ता के तौर पे दिखाई। दूसरी ओर अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान से, गोलकुंडा का सुल्तान नहीं बल्कि एक जगह था गोलकुंडा में ही था, वलाईकोंडापुरम, उसके गवर्नर शेर खान लोदी से अंग्रेजों ने एक गांव प्राप्त किया और उस गांव का नाम था पांडिचेरी। फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने वलाईकुंडापुरम के गवर्नर से एक गांव प्राप्त किया और उस गांव का नाम दिया गया पांडिचेरी। और गांव पहले पांडिचेरी नाम नहीं था बल्कि बाद में इसका पांडिचेरी नाम हुआ। और पांडिचेरी जो था, पांडिचेरी का एक गांव प्राप्त किया जो कि मद्रास के तौर पर विकसित, तो गलती से पांडिचेरी हम बोल दिए। वो जो गांव प्राप्त किया वलाईकोंडापुरम के गवर्नर शेर खान लोदी से, उस गांव का नाम मद्रास नहीं था बल्कि शुरू में उसका नाम रखा गया किलेबंदी करके फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है ना, जैसे ये फोर्ट विलियम था, उस गांव को किलेबंद किया गया, चारों तरफ से घेरा गया और उसका नाम रखा गया फोर्ट सेंट जॉर्ज। बाद में ये मद्रास प्रेसिडेंसी के रूप में विकसित हुआ और बाद में इसी फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन कोरोमंडल, समझ रहे हैं ना, वो मालाबार तट है और ये कोरोमंडल तट, इसकी सारी बस्तियां उसी फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन की गई। जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा फोर्ट विलियम के अधीन रखा गया था, उसी तरह कोरोमंडल तट की सारी बस्तियों को कहां रखा गया? फोर्ट सेंट जॉर्ज। यही मद्रास प्रेसिडेंसी के रूप में विकसित। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही अंग्रेज बनाए थे, यहां भी उन्होंने कई बस्तियों को स्थापित किया था, जैसे भड़ोच, अहमदाबाद, सूरत, ठीक है ना, आगरा। लेकिन ये बताना बहुत जरूरी था कि भारत में 3 ही महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसियां थी, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। फोर्ट सेंट जॉर्ज का नींव कैसे पड़ा, मद्रास प्रेसिडेंसी कैसे बनी, ये मैं बता रहा हूं कि फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने वलाईकोंडापुरम के गवर्नर शेर खान लोदी से एक गांव प्राप्त किया
और धीरे धीरे इस गांव की किलेबंदी की गई और इसे नाम दिया गया फोर्ट सेंट जॉर्ज, और कोरोमंडल तट की सभी बस्तियों को इस फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन किया गया। तो बाद में एक तीसरा प्रेसिडेंसी का भी निर्माण हुआ, और ये कैसे निर्माण हुआ कि छोड़ दीजिए, नहीं कुछ होगा, देखिए इधर छोड़िए ना, ढक्कन कई ढक्कन आएगा जीवन में, वो भी टेढ़ा है ढक्कन, बहुत पहले ही आप दांत से टेढ़ा कर दिए। देखिए दूसरा एक बस्ती है बॉम्बे। पुर्तगाली शासक ने अपने बहन के शादी में बॉम्बे को चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिया था 1661 ईस्वी, ठीक है। बाद में अंग्रेजों ने 1668 में ये चार्ल्स द्वितीय से लीज पर बॉम्बे को ले लिया, ठीक है। बॉम्बे समझ रहे हैं ना, बॉम्बे शहर है। ढक्कन के बारे में नहीं सोच रहे, यहां ध्यान दीजिए। नहीं सोच रहे सर, 3000 रुपये नहीं 3000 में कहां से दे दिया था, वार्षिक अंग्रेज से लेता था ना सर। बॉम्बे में कहां 3000 रुपए की बात थी। आप महाराज कॉलम गिरा के ढक्कन देखिए पहले, फिर से हम रिपीट करेंगे, आपको नहीं समझ में आया। बॉम्बे जो था वह पुर्तगाली शासक ने अपनी बहन के शादी में इंग्लैंड के शासक के साथ शादी किया था, दहेज में दे दिया था 1661 ईस्वी। अब जब इंग्लैंड के शासक को दहेज में मिला था तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस बॉम्बे को लीज पर मांग लिया चार्ल्स द्वितीय से 1668 ईस्वी, और पश्चिमी तट की सभी बस्तियों को बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया। इस प्रकार भारत में 3 प्रेसिडेंसी की नींव पड़ गई। कैसे? एक कलकत्ता जिसको फोर्ट विलियम कहा जाता है, दूसरा फोर्ट सेंट जॉर्ज जिसको मद्रास प्रेसिडेंसी कहा जाता है, और तीसरा बॉम्बे, ठीक है। जो आप 3000 रुपया दिमाग में रखे, पैसा बड़ा ध्यान में रखते हैं आप, तो वो कलकत्ता की बात थी। जब 1651 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाह सूजा ने अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक देने के एवज में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी थी, बिना टैक्स दिए। फिर 1656 में शाह सूजा ने एक निशान प्रदान किया, जो फरमान दिया जाता तो उसको निशान कहा जाता, तो उनको और कुछ करों से मुक्त कर दिया गया। फिर एक दूसरा सूबेदार हुआ बंगाल का 1686 में, शाइस्ता खान, उसने भी अंग्रेजों को व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की। फिर 1698 में अजीम उशान बंगाल का सूबेदार बना, उसने 3 गांवों की जमींदारी अंग्रेजों के नाम कर दी 1200 रुपया लेके। यही गांव थे सूतानती, कालीकाता और गोविंदपुर। उसी समय बंगाल के वर्धमान में जमींदार शोभा सिंह का विद्रोह हुआ। इस विद्रोह की आड़ में अंग्रेजों ने कहा कि हम अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं और हमारे बगल में विद्रोह हो रहा है, इसलिए मुगल शासक या बंगाल के गवर्नर से अनुमति मांगी उन्होंने कि हम सूतानती गांव की किलाबंदी करना चाहते हैं। और यही किलाबंदी धीरे धीरे फोर्ट विलियम के तौर पे स्थापित होगी। इसी समय औरंगजेब ने अंग्रेजों को फुल्टा द्वीप में शरण लेने को विवश कर दिया था। फुल्टा द्वीप है उधर समुद्र में, क्योंकि अंग्रेज कुछ ऐसा खराब व्यवहार किए थे जिसके कारण औरंगजेब ने सेना सहित अंग्रेजों पर हमला किया और अंग्रेज बंगाल छोड़कर फुल्टा द्वीप में शरण ले लिए। बाद में अंग्रेजों को अपनी गलती का एहसास हुआ और मुगल सम्राट औरंगजेब के दरबार में प्रार्थना, याचना, अनुनय, विनय के साथ एक व्यक्ति विलियम हैमिल्टन को भेजा औरंगजेब से प्रार्थना करने के लिए कि हमें माफ कर दीजिए और हमारी व्यापारिक सुविधाएं फिर से बहाल कर दीजिए। विलियम हैमिल्टन ऐसा ही किया और फिर औरंगजेब ने उनको छोड़ दिया, बख्श दिया और कहा कि ठीक है, व्यापार करने आए हो, व्यापार करो, आगे नहीं बढ़ो, ये ऐसा कहते हो। औरंगजेब की मृत्यु के बाद शाह आलम ने भी अंग्रेजों की सुविधाएं बहाल रखी। अंग्रेजों की सुविधाओं में कोई शाह आलम, जिसको बहादुर शाह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, उसने ये सुविधाएं बहाल रखी। फिर अंग्रेजों ने और अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए मुगल सम्राट फारुखशियर के दरबार में जॉन समरू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल भेजा कि व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की जाए, सम्राट में व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की जाए। इसमें एक चिकित्सक भी गया था। क्या नाम था उसका चिकित्सक का? और फारुखशियर को कोई रोग हुआ था जिसमें उसकी चिकित्सा उसने कर दी। डॉक्टर का नाम बताइए ना, रोग का नाम नहीं पूछ रहे हम।
उस डॉक्टर के इलाज से फर्रुखसियर तुरंत प्रसन्न हो, मतलब ठीक हो गया और काफी खुश हो गया, और प्रसन्नतावश अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को उसने जो व्यापारिक सुविधा दी वो इतना लाभप्रद रहा अंग्रेजों के आगे बढ़ने के लिए। उस पूरे जितना भी व्यापारिक सुविधा प्रदान की गई थे उस सब में सर्वोच्च सुविधा वो थी। इसीलिए फर्रुखसियर के दिए गए फरमान को अंग्रेजी व्यवस्था के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। समझ में आई बात? मैग्ना कार्टा महाधिकार पत्र इसका मतलब होता है। और फर्रुखसियर ने जो सुविधाएं दी अंग्रेजों को, उसको अंग्रेजी व्यापार वाणिज्य के विकास के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या नाम है चिकित्सक का? चरक कहां से आ जाएगा? 300 साल तक जिंदा रहेगा क्या? नहीं आता है तो बताइए मत, लेकिन बताइए ना, बताइए ऑप्शन क्या, बताइए हम क्या ऑप्शन दें? विलियम नॉरिस था। विलियम नॉरिस एक डॉक्टर था जिसने चिकित्सा किया और उसको प्रदान ठीक कर दिया। तो अंग्रेजों की जो ये व्यवस्था है, मैं आपको विकास क्रम बताया कैसे अंग्रेजों को धीरे धीरे व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की गई, ठीक है। और इसमें आपको एक और चीज बताना है जो आप कंफ्यूज रहे, दुर्गीकरण क्या है, फैक्ट्री क्या है, ठीक है, ये बता देते हैं हम। अब यहां तक समझ गया ना अंग्रेजों की व्यवस्था को? देखिए वोट पर बताना पड़ेगा अंग्रेजी व्यवस्था कैसी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यवस्था कैसी थी। बड़ा दिक्कत है भाई। देखिए वो भी गायब हो गया। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी थी यही समझ लीजिए, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी व्यापारियों की एक सभा थी जिसको कहते थे व्यापारियों की सभा थी जिसको कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कहा जाता है। व्यापारी लोग ही सदस्य थे जो बिजनेसमैन थे, उसको कहते हैं कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। ये में जो व्यापारी थे मेंबर होते थे, ये मिलकर एक संस्था का चयन करते थे। संस्था नहीं, कुछ लोगों का चयन करते थे। व्यापारियों की जो ग्रुप थी, व्यापारियों के जो काउंसिल था, उसको कहते हैं कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। आज भी दुकानदार को प्रोप्राइटर कहा जाता है ना। तो ये लोग चार्टर्ड कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी थी? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी। उसको हिंदी में संयुक्त स्कंध पूंजी कहा जाता है, सॉरी संयुक्त स्कंध कंपनी कहा जाता है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का क्या मतलब होता है? इकोनॉमी पढ़े आप लोग, क्या होता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी? वह कंपनी जो शेयर जारी करके पूंजी इकट्ठा करती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी वैसी ही थी कि शेयर जारी करके अपना क्या कहते हैं, पूंजी इकट्ठा कर सकती थी। दूसरी बात कि क्वीन एलिजाबेथ भी इसकी शेयर धारक थी, और जो भी लोग थे उनको, जो व्यापारियों की जो सभा थी, उसको कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कहा जाता है। और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स ही एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का चयन करते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम था ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यानी ये जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका नीति निर्धारण करना, किन नीतियों के आधार पर व्यापार वाणिज्य किया जाएगा, इसका निर्धारण कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करता था। इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में एक गवर्नर, दूसरा डिप्टी गवर्नर और 24 अन्य सदस्य होते थे, और एक कोषाध्यक्ष और एक सचिव भी होता था। यही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में निर्णय लेता था, कौन सा व्यापार करना है, क्या नीति होनी चाहिए। और यही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर लंदन में रहता था, और यही भारत में गवर्नर जनरल को गाइड करता था। और गवर्नर जनरल क्या करता था? गवर्नरों को गाइड करता था, ठीक ना।
लेकिन सबके ऊपर ऊपर जो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ठीक है ना, समझ रहे ना, ये हायरार्की था, पद सोपान था किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। सबसे ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक सीमित संख्या वाली ग्रुप थी, सीमित सदस्य संख्या वाले एक ग्रुप था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कहा जाता है नियंत्रण मंडल हिंदी में। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या था, ये कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स, कंपनी के जो थे, जो हिस्सेदार थे, वो अब मिल के एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का चयन करते थे, जिसमें एक गवर्नर, दूसरा उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य होते थे, और साथ साथ एक सचिव और कोषाध्यक्ष भी होता था। यही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में निर्णय लेते थे और गवर्नर जनरल को आदेश भी देते थे। और गवर्नर जनरल फिर गवर्नरों को, ठीक है ना, मद्रास मुंबई के गवर्नरों को आदेश देते। ये व्यवस्था 1857 के विद्रोह तक चलती रही। बाद में 1857 के विद्रोह के पश्चात जो क्वींस प्रोक्लेमेशन आया है, रानी की उद्घोषणा आई है 1858 में, और एक एक्ट पारित किया गया है, उस एक्ट के द्वारा इस व्यवस्था को बदल दिया गया। और क्या कर दिया गया कि दोनों सब हट गए और कंपनी से शासन छीनकर ब्रिटेन के सम्राट को दे दिया गया, ठीक है, और व्यवस्था बदल दी गई। अब सीधे ब्रिटेन का सम्राट था और भारत संबंधी शासन के देख रेख के लिए इंडिया काउंसिल, भारत परिषद की स्थापना की गई, जो 15 सदस्यीय होती थी। इसको हिंदी में भारत परिषद भी कहा जाता है। इसमें 15 सदस्य होते थे और इसका अध्यक्ष जो था सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया, भारत सचिव। यही अब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, ठीक ना, 1858 के समय से यही गवर्नर जनरल को निर्देश देता था और ये गवर्नरों को देते थे। समझ गए ना बात, समझ में आ रहा है बात की नहीं? कल पूछेंगे, इसीलिए बार बार पूछ रहे, पूछ लीजिए हमसे, नहीं समझ में आ रहा तो किसी से भी पूछेंगे हम। दूसरी बात जो आप कह रहे थे, फैक्ट्री क्या है, कंपनी क्या है, ठीक है, फैक्ट्री वॉज नॉट ए प्रोडक्शन यूनिट। कहा जाता है कि फैक्ट्री जो था वॉज ए नॉट ए प्रोडक्शन यूनिट, इट वॉज ए वेयर हाउस और ए गोडाउन। जो कारखाना था, जो फैक्ट्री बराबर आता है अंग्रेजों की फैक्ट्री, उसमें कोई उत्पादन कार्य नहीं होता था, ध्यान रखिए। वेयर हाउस समझते हैं, जहां सामान रखा जाता है, भंडार गृह, गोडाउन। तो इस फैक्ट्री का मुख्य काम था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक वस्तुओं को खरीदना, और खरीदना क्या, सस्ते दाम पर खरीदना और उसको बाहर बेच के मुनाफा कमाना, ठीक है, इसी को फैक्ट्री कहा जाता है। फैक्ट्री मतलब गोडाउन, वेयर हाउस। इस फैक्ट्री का एक हेड बनाया जाता था जिसको कहा जाता था फैक्टर। फैक्ट्री का हेड फैक्टर, जो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र थे भारत के, वहां भी फैक्ट्री थी, जैसे बॉम्बे की फैक्ट्री, मद्रास की फैक्ट्री, कलकत्ता की फैक्ट्री। तो वहां पे फैक्ट्री के प्रमुख को फैक्टर नहीं कहा जाता था, वहां पे फैक्ट्री के प्रमुख को प्रेसिडेंट कहा गया। जैसे बॉम्बे फैक्ट्री का, जहां गोडाउन था बॉम्बे का, उसके हेड को प्रेसिडेंट कहा गया, और उस फैक्ट्री के अगल बगल जो भी इलाके थे, बॉम्बे या मद्रास या कलकत्ता के, उस एरिया को, उस जमीन को प्रेसिडेंसी कहा गया। क्योंकि प्रेसिडेंट के अधीन है वो, इसलिए उसको प्रेसिडेंसी कहा गया। और ऐसे ही प्रेसिडेंसी का निर्माण हुआ, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। सो ये मत कल पूछेंगे, ध्यान से आप। प्रेसिडेंसी नहीं होता है, कलकत्ता प्रेसिडेंसी और की बंगाल। अरे एक ही हुआ, कलकत्ता बंगाल, क्या मतलब, ये कौन सवाल हुआ? एक क्वेश्चन पूछा हुआ था सर, उसमें ये ऑप्शन तीन दिया गया है। बंगाल लिखेंगे उसका आंसर, हम समझा रहे हैं पढ़ाने की दृष्टि से ना। जगह एक फैक्ट्री के जो ओनर रहेंगे उसको फैक्टर कहेंगे, फिर उस एरिया में जितने भी फैक्ट्री रहेंगे उसको फैक्टर कहेंगे। कोई वो फैक्ट्री रहेगा कि एक ही रहेगा? जरूरी है सर, तो तीन भी तो
नहीं होता है, जरूरी है। छोटा मोटा फैक्ट्री क्या गिनती, हम बात कर रहे हैं बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता की, उसकी बात कीजिए ना। उनको तो प्रेसिडेंट, हाँ, हम फैक्टर की बात कर रहे हैं। फैक्ट्री के हेड फैक्टर होता है, वहीं भी कह सकते हैं, किसी भी फैक्ट्री के हेड को फैक्टर कह दीजिए। लेकिन बड़े क्षेत्रों के जो फैक्ट्री होते थे उनके हेड को प्रेसिडेंट कहा गया, और उसके आसपास के जमीन को प्रेसिडेंसी कहा गया। और भारत में तीन ही इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसी थे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। बाद में 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा एक अन्य प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया, उसको कहते हैं आगरा प्रेसिडेंसी। बाद में 1834 में आगरा प्रेसिडेंसी स्थापित हुआ। 1835 में यही आगरा प्रेसिडेंसी प्रोविंस के रूप में स्थापित हो गया, यानी प्रांत के रूप में स्थापित हो गया। फिर बाद में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस भी बना, उत्तर पश्चिमी सीमांत, ठीक है। और ब्रिटिश भारत में तीन प्रकार के राज्य थे। एक गवर्नर के द्वारा सीधे शासित, दूसरा हम बोलते हैं कभी कभी लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा शासित, ठीक है। कभी चीफ कमिश्नर का प्रांत लिखा, किताब में लिखा रहता है। तो दो प्रकार के प्रांत थे, रेगुलेशन वाले प्रांत, नॉन रेगुलेशन। जहां पे गवर्नर जनरल के बनाए गए रेगुलेशन लागू होते हैं उसको रेगुलेशन वाले प्रांत कहा जाता है। नॉन रेगुलेशन जहां पे चीफ कमिश्नर को रखा जाता है। जैसे कोई क्षेत्र हाल हाल में जीता गया है, जैसे अवध हुआ, बर्मा हुआ, मध्य भारत हुआ, और वहां पे कानून व्यवस्था की विकट समस्या है, और वहां पे कंट्रोल के लिए, नियंत्रण के लिए मिलिट्री बैकग्राउंड का आदमी, आर्मी बैकग्राउंड का आदमी वहां का प्रशासक बनना जरूरी है। इसलिए वैसे प्रांतों को चीफ कमिश्नर का प्रांत घोषित कर दिया जाता था, ठीक है। जैसे अवध का प्रांत, चीफ कमिश्नर का प्रांत, समझ में आई बात। और समझ लीजिए प्रेसिडेंसी कहां से बना है, फैक्ट्री के ही एरिया को, जो फैक्ट्री के आसपास जो जमीन होता था उसी को प्रेसिडेंसी कहा गया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, और कलकत्ता प्रेसिडेंसी नाम नहीं है बल्कि बंगाल प्रेसिडेंसी नाम है। और बंगाल प्रेसिडेंसी में 1772 में गवर्नर बना वारेन हेस्टिंग्स, जिसको 1774 में गवर्नर जनरल बना दिया गया। नहीं तो पहले वो गवर्नर था। गवर्नर जनरल बनाने का क्या तुक था, यानी बाकी प्रेसिडेंसियों के जो गवर्नर हैं उसके अंदर रहेंगे, क्योंकि पहले मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर को भी गवर्नर कहा जाता था, लेकिन 1774 में वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल का पद दिया गया, यानी बाकी प्रेसिडेंसी के गवर्नर जो थे मद्रास बॉम्बे उसके अंदर आ गए। कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ब्रिटिश व्यवस्था को कैसे यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया, इस समझने में आपको नहीं आ रहा है तो पूछ लीजिए 4 बार। खूब बढ़िया सो के आइए आप लोग, सारे लोगों के आंख में एकदम मधोसी का नींद दिखाई पड़ रहा है, पढ़ाने वाले को टेम्पो डाउन हो जाता है। बिना समझे को भी नहीं समझ पाइएगा, समझे ना। बोलिए। ना ना ना, ये याद किया अभी तक। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का चयन कौन करता था, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स करते थे। कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स कौन थे, कंपनी के हिस्सेदार थे, व्यापार करते थे। एलिजाबेथ का ज्यादा शेयर था क्या सर? कुछ भी हो, कभी नहीं आएगा सवाल, होगा कुछ। वो आदेश क्या देती थी, ब्रिटेन की महारानी थे, आदेश मानना जरूरी था। हिस्सेदार नहीं भी रहती तो भी वही हेड थी, ब्रिटेन की महारानी थी। सिलेक्शन कैसे होता था? वो सरकार के द्वारा होता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण मंडल था, राजा के द्वारा किया, राजा सांसद सबसे। वो लोग देखने के लिए थे, वो हस्तक्षेप नहीं करते थे वो काम में। अगर अनैतिक आप काम करेंगे, जो आपको काम दिया गया है, जिस काम के लिए आपकी स्थापना हुई है, वो नहीं करके दूसरा काम कर रहे हैं, तब कर सकते हैं वो। तब से ध्यान रखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल सर्वोच्च निकाय था, उसके नीचे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, उसके बाद गवर्नर जनरल था, तब गवर्नर था। ये व्यवस्था 1857 तक चलती रही। 1858 के रिवोल्ट के बाद ये व्यवस्था का अध्यारोहण कर दिया गया और एक नई व्यवस्था लाई गई, जिसमें लंदन में एक भारत परिषद, इंडिया काउंसिल
की स्थापना की गई, जो कि 15 सदस्यों वाली व्यवस्था थी, और इसमें इसका हेड भारत सचिव होता था, और ये अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करता था, ठीक है ना। और ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन छीनकर ब्रिटेन के सम्राट को भारत का सर्वोच्च शासक बना दिया। एकदम एक एक चीज याद रखिएगा, ठीक ना। ये बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, 3 प्रेसिडेंसी, लेकिन 1934 में आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई, और कुछ ही समय के बाद नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस भी बना। अगर आपको कोई इसमें प्रश्न आता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर क्यों, ठीक है ना, जैसे बंगाल में जो लोअर हिस्सा था, बंगाल का जो निचला हिस्सा था, उसको अलग अलग भागों में बांटा गया। क्यों बांटा गया? एडमिनिस्ट्रेटिव सहूलियत के लिए, प्रशासनिक सहूलियत के लिए। और जो बंगाल का निचला हिस्सा था, इसको छोटे छोटे प्रांतों में बांटा गया, और इन प्रांतों का हेड बना दिया गया उप गवर्नर को, ठीक है, जिसको डिप्टी गवर्नर कहा जाता था। बाद में यही डिप्टी गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर कहलाए जाने लगे, ठीक है। और कुछ प्रांत, कुछ एरिया जो हाल हाल में जीते गए थे, जिनमें कानून व्यवस्था की समस्याएं थी, और जिनको कंट्रोल में रखने के लिए, नियंत्रण में रखने के लिए किसी सैनिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति की आवश्यकता थी, वैसे प्रांतों को चीफ कमिश्नर का प्रांत कहा गया। यहां तक कुछ पूछना है तो बोलिए। ठीक है, नहीं तो फिर अब अगला कंपनी आया है, वो कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो डेन्स कंपनी है। डेनमार्क के लोग जब व्यापार के सिलसिले में भारत आए, उनको डेन्स कहा जाता है, और भारत में डेन्स का पहला आगमन 1616 ईस्वी में हुआ है। डेट याद रखिएगा। इन्होंने सबसे पहले अपना 1620 में ट्रैंकोबार, तमिलनाडु का एक जगह है ट्रैंकोबार, वहां पे इन्होंने अपना फैक्ट्री स्थापित किया 1620 में। 1676 में इन्होंने बंगाल में सेरामपुर में अपना दूसरा फैक्ट्री स्थापित किया, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि डेन्स का मुख्यालय भारत में कहां था, डेनमार्क के व्यापारियों का मुख्यालय भारत में कहां था, तो सेरामपुर था, बंगाल का सेरामपुर, श्री रामपुर अभी नाम है उसका, ठीक है। बाकी ये व्यापारिक गतिविधियों के बजाय धार्मिक प्रचार कार्य में ज्यादा संलिप्त थे, इसलिए इनका राइज बहुत ज्यादा ये राइज नहीं कर पाए, और 1845 में इनकी जो भी संपत्तियां थी उन्होंने अंग्रेजों को बेचकर वापस लौट गए। अगला जो कंपनी है वह था फ्रेंच कंपनी। फ्रेंच कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में कोलबर्ट के द्वारा की गई थी, ठीक है। कोलबर्ट ने 1664 ईस्वी में कंपनी की स्थापना की थी, फ्रेंच कंपनी, कंपनी इंडेस ओरिएंटल्स। कंपनी का नाम था कंपनी इंडेस ओरिएंटल्स। ये फ्रांसीसी कंपनी में पहला व्यक्ति जिसने सूरत में 1668 ईस्वी में पहली फ्रेंच फैक्ट्री की स्थापना की, उसका नाम था फ्रैंकोइस मार्टिन। फ्रैंकोइस मार्टिन पहला फ्रेंच था जिसने 1668 में सूरत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री की स्थापना की। बाद में मरकरा एक फ्रांसीसी था, उसने गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति पाकर एक दूसरी बस्ती 1669 ईस्वी में, उसका नाम है मसूलीपट्टनम, वहां स्थापित। इन दोनों ही व्यक्तियों ने फ्रैंकोइस मार्टिन, इन दोनों व्यक्तियों ने सिर्फ इसमें से फ्रैंकोइस मार्टिन और लेस्पिनरी एक दूसरा फ्रेंच था, दोनों ने मिलकर एक गांव, एक एरिया प्राप्त किया, वह था वलाईकोंडापुरम का शायद था वो।
किससे प्राप्त किया नहीं बता पा रहे हैं, हम आपको कल बता देंगे। लेकिन इन दोनों ने एक गांव प्राप्त किया जिसको पांडिचेरी के रूप में बाद में विकसित किया गया, और फ्रैंकोइस मार्टिन जो था पांडिचेरी का पहला गवर्नर बना, और फ्रांसीसी कंपनी का भारत में मुख्यालय या केंद्र पांडिचेरी ही था। बाद में फ्रांसीसी कंपनियों का अंग्रेज कंपनी के साथ झगड़ा हुआ, जिसमें आप जानते होंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ठीक है। कर्नाटक के शासक दोस्तली ने फ्रांसीसियों को काफी मदद प्रदान किया, और फ्रांसीसियों की मित्रता दोस्तली के साथ थी, ठीक है। दोस्तली के कहने पर ही मोहम्मद शाह रंगीला मुगल बादशाह ने फ्रांसीसियों को कई सुविधाएं प्रदान की थी, और डुप्ले एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रांसीसी गवर्नर था, और उसने भारतीय राजाओं के मामले में भी हस्तक्षेप करने की नीति को आरंभ किया। फिर बाद में काउंट द लाली भी एक आया, ठीक है। जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे तब आपको उन दो का बहुत इंपॉर्टेंट नाम लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये केवल याद रखिए कि फ्रांसीसियों की पहली बस्ती सूरत 1668, फ्रैंकोइस मार्टिन और मरकरा के द्वारा 1669 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई, और फ्रांसीसी कंपनी का मुख्यालय पांडिचेरी में। यहां तक आपको कुछ भी पूछना है पूछ लीजिए, और ये सब भी देख सकते हैं आप, हुगली कहाँ है, पटना कहाँ है, चिंसूरा कहाँ है, ना एक ही होता। राजधानी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था उस समय, राजधानी उस समय नहीं बनता था। फ्रैंकोइस मार्टिन लिखा हुआ है। लेकिन फ्रांसीसियों का अंतिम रूप से पतन हो गया 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में। सर चार्ल्स आयरफुट ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित किया, और इस युद्ध के बाद फ्रांसीसी फिर कभी उबर नहीं पाए, और भारत में उनका अस्तित्व संकट में आया, ठीक है। इस चैप्टर को फिर से पूछ लीजिए हमसे, सोच लीजिए यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, कुछ भी सवाल हो तो पूछ लीजिए, और कुछ भी अगर आपको मतलब नियम से आपको याद हो जाना चाहिए जो हम पढ़ाए। उसमें गवर्नर कौन था? गवर्नर 1760 में उस समय सर चार्ल्स आयरकूट। फ्रांसीसी का वही था, क्या कहते हैं, एग्जैक्ट याद नहीं है। फ्रैंकोइस मार्टिन, डुप्ले का टाइम उस समय नहीं है, नाम वो आगे का है, वो पूछा भी जाता है सर आयरकूट, ठीक ना। फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट जो था सर चार्ल्स आयर था, याद रखिए। पांडिचेरी का संस्थापक आएगा तो फ्रैंकोइस मार्टिन, और भारत में फ्रेंच बस्ती सबसे पहले फ्रैंकोइस मार्टिन ने 1668 में सूरत में स्थापित। एकदम एकदम कंठस्थ होना चाहिए, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कौन था? कोलबर्ट 1664 ईस्वी। नहीं नहीं, ये यहाँ नहीं है, वो बंगाल के सामने। और वो ट्रेजेडी वास्तविक है कि नहीं, हॉलवेल उस ट्रेजेडी का जन्मदाता है, ब्लैक होल ट्रेजेडी। उसकी सच्चाई पर कई बार उंगलियां उठाई जाती है। 123 आदमी को, 146 आदमी को एक छोटे से कमरे में बंद करना नामुमकिन था, और हॉलवेल कहानी गढ़ के उसमें बोलता है कैसे है। बस गवर्नर जनरल के अधीन से गवर्नर को रखा जाता था उनके अंडर में, जैसे डिप्टी गवर्नर होते थे, कमिश्नर सब अंदर में थे। इसका फैसला कौन करता है? सर इंग्लैंड से बन गया, वो लोग किसको रिपोर्ट करता है? गवर्नर को या फिर महारानी को, या फिर कौन? कमिश्नर जो थे सब गवर्नर को करेगा। गवर्नर रानी को जरूरी नहीं कि हर बात को गवर्नर रानी को करेगा,
बहुत कुछ हर बात को कहना है। हर बात ऐसे अगर रिपोर्ट करता है तो एलिजाबेथ क्यों नहीं? कुछ इस तरह का डिस्टरबेंस होता है तब रिपोर्ट किया जाता है। ये बताइए कि यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? देखिए बताइए कुछ। एकदम कंठस्थ हो जाना चाहिए यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक है। आगे जब आएगा बंगाल तब आपको ब्लैक होल ट्रेजेडी और ये बाकी बहुत सारी घटनाएं, पटना हत्याकांड, ठीक है। पुलिकट 1605 में थी, उसके बाद नागापट्टिनम किया गया, कौन से ईस्वी में किया गया? 1605 है। नेगापट्टनम देखिए 1620 वगैरह हुआ। बस ये जानिए कि पुलिकट से बाद में मुख्यालय नेगापट्टनम चला गया। ठीक है। इसको हटा देना। बोलिए ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? उसके बाद अंग्रेज क्यों प्रभावी हो गए बाकी कंपनियों से, अंग्रेज क्यों शक्तिशाली हो गए, इसके बहुत सारे कारण थे कि अंग्रेजों ने परिस्थितियों का फायदा उठाया और बंगाल की जो राजनीति थी, तत्कालीन बंगाल का जो राज दरबार था, वो अंग्रेजों के राइज के लिए, अंग्रेजों के उत्थान के अनुकूल था। कैसे? बंगाल के जो शक्तिशाली गवर्नर थे, जैसे मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान, उन्होंने बहुत हद तक अंग्रेजी कंपनी पर नियंत्रण बनाए रखा। लेकिन जैसे ही वो शक्तिशाली शासकों का समापन हुआ तो सिराजुद्दौला भी शक्तिहीन शासक नहीं था बल्कि शक्तिशाली शासक था। लेकिन दुर्भाग्यवश उसके विरुद्ध दो प्रकार के षड्यंत्र काम कर रहे थे, एक दरबारी षड्यंत्र और दूसरा उसके प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ वैसे तत्वों का प्रवेश हो गया था जो कि सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र करते थे। दरबार के तरफ षड्यंत्र में उसकी मौसी घसीटी बेगम, उसका भाई शौकत जंग, उसके बाद और भी लोग थे, जैसे मीर जाफर था, यार दुर्लभ था, खादिम खान था, ठीक है, बहुत सारे लोग। प्रशासनिक अधिकारियों में भी जो कोई अधिकारी जो थे वो सिराजुद्दौला के विरोध में रहते थे और इस तरह बंगाल का दरबार एक षड्यंत्रों का अखाड़ा बन गया और इस षड्यंत्र का ही शिकार सिराजुद्दौला हुआ। और सिराजुद्दौला बहुत शक्तिशाली शासक था और अंग्रेजों की इतनी ताकत नहीं थी कि सिराजुद्दौला को वो पराजित कर पाते, लेकिन सिराजुद्दौला के भीतर ही भीतर कई विद्रोही थे जो उसके दरबार में थे, उसके प्रशासनिक व्यवस्था में थे, उसकी सेना में थे। इसीलिए अंग्रेजों को पलासी में विजय प्राप्त हो गई। नहीं तो केएम पनिकर ने कहा है कि पलासी कोई युद्ध नहीं था बल्कि धनी बैंकरों की सौदेबाजी थी। यानी पलासी कोई युद्ध नहीं था, केवल उसमें कॉन्स्पिरेसी करके, षड्यंत्र करके विजय को अंग्रेजों ने संभव बना लिया। और इसी पलासी युद्ध के कारण, पलासी युद्ध का क्या कारण है, कभी प्रश्न पूछा जाए आपसे तो क्या करेंगे आप? पलासी युद्ध क्यों हुआ बंगाल में? ब्लैक होल बार बार नहीं पढ़ते इसीलिए याद नहीं रहता है ना, एक ही घटना को इधर पहले ही घटना बता दे रहे हैं आप। पलासी युद्ध का मुख्य कारण था कलकत्ता की अंग्रेजों के द्वारा किलेबंदी किया जाना, ठीक है। इसी कारण सिराजुद्दौला को ऐसा लगा कि मेरे नवाब रहते हुए मेरा हुक्म उदूली हो रहा है, इसीलिए सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर अभियान किया और कलकत्ता पर कब्जा किया। कलकत्ता का नया नाम अलीनगर रखा और माणिक चंद्र को कलकत्ता का प्रशासक बनाया। इसी के विरोध में मद्रास से वॉटसन और क्लाइव आ गए और उन्होंने एक युद्ध की तैयारी की और यह युद्ध लड़ा गया, पलासी का युद्ध, जिसमें सिराजुद्दौला हार गया और हारने के बाद वह विवश हो गया ट्रीटी ऑफ अलीनगर करने के लिए, अलीनगर की संधि करने के लिए, जिसमें अंग्रेजों ने कलकत्ता किलेबंदी की अनुमति प्राप्त की, सिक्का जारी करने की अनुमति प्राप्त की और भारत में पहला
सिक्का 19 अगस्त 1757 को जारी किया। ठीक ना। और सिराजुद्दौला के को नवाबी के पद से हटा दिया गया प्लासी के युद्ध में, ठीक है, जानते होंगे आप। और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। बदले में मीर जाफर ने अंग्रेजों को 100 करोड़ रुपया दिया और 24 परगना की जमींदारी दे दी, ठीक है ना। और अंग्रेजों के 1757 से लेकर 60 तक मीर जाफर बंगाल का नवाब बना रहा। और इस घटना को बंगाल की प्रथम क्रांति कहा जाता है। जो भी 3 बार जो चेंज हुआ है वो बंगाल की 3 क्रांति कहा जाता है। हम आगे नहीं बता रहे हैं, आप कितने तक पूछिए जहां तक पूछना है। बंगाल का राजवंश का शासन क्रम जान लीजिए। 1702 से लेके 21 तक मुर्शीद कुली खान, 1721 से 27 तक कौन, सुजाउद्दीन, 1727 से लेके 41 सरफराज खान, 1741 से लेके 56 अलीवर्दी खान, और 1756 के बाद सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खान ने एक युद्ध लड़ा था, घेरिया का युद्ध 1741 में, और इस युद्ध में विजय के बाद ही बंगाल का नवाब वो बन पाया। उसमें सरफराज की उसने हत्या कर दी और बंगाल समस्त एशियाई व्यापार का 60% उस समय निर्यात करता था, ठीक है ना। टोटल एक्सपोर्ट का 60% सिर्फ बंगाल से एक्सपोर्ट होता था। और कुछ पूछना है यहां तक? ज्यादा पढ़ाने पे आप लोग को यही नहीं समझ में तो आगे क्या आएगा, आगे नहीं समझ पाइएगा आप। इसको पहले इतना तक आप सोचिए दिमाग में, कहां से हम शुरू किए थे पढ़ाना और कहां तक लाए, ठीक है। इसमें सवाल पूछिए, एक एक चीज क्लियर कर दीजिए। मॉडर्न इंडिया को थोड़ा एंशिएंट और मेडिवल से ज्यादा सीरियसली लीजिए, क्योंकि आगे भी हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन नहीं पढ़ा रहे कि इतना तक क्लियर कर लीजिए, फिर आगे पढ़ाएंगे, क्योंकि कंपनी का सारा सिस्टम हो गया है। अब आपको मेन टॉपिक ही टॉपिक मिलेगा केवल कि कैसे भारत में शिक्षा का विकास हुआ, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन का विकास हुआ, कैसे जुडिशियरी का विकास हुआ, कैसे लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार जो हुए, इसमें नए नए टैक्सेशन का जो सिस्टम लाया गया, जैसे स्थायी बंदोबस्त, मालवाड़ी, रैयतवाड़ी, ये बताना पड़ेगा। कैसे कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, कैसे कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ, वी उद्योगिकरण क्या है, धन का निष्क्रमण क्या है, ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या है, ऐसे भाई यहां तक क्लियर कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा। और विदाउट हेजिटेशन पूछना चाहिए टीचर से, ये नहीं कि शर्मा के पूछना नहीं चाहिए। आपको नहीं आ रहा तो आप पूछिएगा। और दिन में नींद नहीं लगना चाहिए, ठीक ना। या तो रात में पढ़ते हैं तो दिन में सोइए क्या, ये एक ही टाइम सोइए, चाहे दिन में सोइए चाहे रात में सोइए, ठीक है। और एकदम स्ट्रांग बने रहिए अगर एग्जाम निकालना है तो। ये नहीं कि शरीर में ताकत नहीं, कुर्सी मिला सो गए। एग्जाम भी देना है, 17 नंबर को देना है एग्जाम हम लोगों को। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज या फ्रेंच आते थे तो उनमें इंडिया हमें आने के लिए उनको परमिशन लेना पड़ता था। नहीं डायरेक्ट आके बिजनेस करना शुरू कर देते। लेकिन ये सब सवाल जो है ना आपका काम वाला सवाल नहीं है, पूछा नहीं जाएगा। आप कोई भारी सवाल पूछिए। जो आपको नहीं समझ में आया हो, या कभी बनाए हो टेस्ट सीरीज जिसमें यूरोपीय कंपनी वाला क्वेश्चन गलत हो जाता हो, उस तरह का पूछिए। अब ये सवाल आज के भारत से क्यों जोड़ते हो, क्या परमिशन लेना? कालीकट का जमहूरी स्वागत भी किया। बाद में जो 1500 ईस्वी में कालीकट का जो फैक्ट्री था पुर्तगालियों का, 1525 में बंद करना पड़ा,
कालीकट का जमोरिन ने दबाव दिया, बंद करो इसको, बंद भी कर दिए। कुछ होगा बस इतना ही जानिए, बंद करना पड़ा। ये अपने सीमा से आगे बढ़ते होंगे। आप जो पूछे वो भी नहीं पूछेगा कभी एग्जाम में, क्या कारण था कि बंद करना पड़ा। जो ही आप लोग, कोई सवाल नहीं है। कंपनी वाला बराबर गलत होता है, यूरोपीय कंपनी वाला, आदमी कंफ्यूज कर जाता है, मैचिंग भी आता है। पुर्तगालियों के पूर्वी समुद्र तट पर भी बस्तियां थी। देखिए ये बता दे रहे, एक्स्ट्रा बता दे रहे हम, यहां भी उनकी बस्तियां थी, जैसे मेलियापुरम। 1636 में पुर्तगालियों ने सतगांव और चटगांव भी प्राप्त किया। ठीक है, हुगली को भी पूर्वी ही तट माना जाएगा। हुगली पर भी 1579-80 में अकबर ने पुर्तगालियों को हुगली बस्ती दी थी। 1633 ईस्वी में शाहजहां ने एक फरमान द्वारा पुर्तगालियों को बंडल दे दिया था। बंडल मतलब ही बंगाल का ट्रेन जाता है जहां, बंडिल। इसीलिए मैप लगा दिए कि कहीं ऐसा नहीं पता कैनानूर कहाँ है, सूरत कहाँ है। ट्रैंकोबार देखिए यहाँ है, ये ट्रैंकोबार सबसे पहली बार डेनिस का बस्ती है। डेनिस वालों ने सबसे पहली बस्ती 1620 में ट्रैंकोबार में स्थापित की। नेक्स्ट क्लास किस चीज का आप लोग का? अभिषेक सर का। कुछ और पूछना है इसमें? देख लीजिए, मैं आपको कहीं भी पूछ सकते हैं आप। जन्म भी पुर्तगाल का ही करते हैं सर। हाँ? जन्म पुर्तगाली का ही। जन्म पुर्तगाली का बस्ती था। एक दूसरा बस्ती हम आपको बता रहे हैं, माही। माही फ्रांसीसी बस्ती था, याद रखिए। माही के मुद्दे पर ही, माही भाई माही, माही के मुद्दे पर ही दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। जब पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा माही क्या है। दिखाई पड़ रहा है ना आप लोगों को क्या लिखा हुआ है? कल हम पूछेंगे, इसलिए बार बार आपको समय दे रहे हैं। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए यूरोपीय कंपनियों के बारे में। फ्रांसिस जेवियर, कैथोलिक संत, किस के शासनकाल में भारत आए थे? डच आए सर, पुर्तगाली के बाद डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए। फैक्ट्री पहले डच एस्टेब्लिश किए थे या फिर अंग्रेज पहले एस्टेब्लिश? पहले डच किए थे। फैक्ट्री नहीं कहिए उसको, बस्ती कहिए, क्योंकि डचों की पहली फैक्ट्री भारत में, पहले डच कितने, 1605 डच का टाइम हो गया, और अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री भारत में। हाँ। और सबसे अंतिम में गए पुर्तगाली, और आए भी थे। कुछ नहीं पूछना है, छोड़ दे, क्लास बंद करे ना। कुछ नहीं पूछना है ना, क्योंकि कल पूछेंगे हम इसमें। डच
कराची यहाँ से गए सर, अंग्रेजों से युद्ध के बाद गया, कोई युद्ध बताया ना युद्ध 1759 में बेदारा का युद्ध। और दिल्ली से जो गए तो भी अपना पेज के अंग्रेज को लेके चले गए। और काबी के साथ अंग्रेजों का कोई युद्ध नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। आज भी गोवा में जाएगा तो पुर्तगीज कल्चर हावी दिखाई पड़ेगा, लगेगा पुर्तगाल में ही है। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बन में ही अबू सलेम नाश्ता कर रहा था कि पकड़ा गया। अबू सलेम का नाम जानते हैं ना? और पूछिए, कुछ पूछना है तो पूछ ले। बस्ती वाला यूरोपीय कंपनी वाला क्लियर करके जाइए। और आपको ये भी बता दिए कि फैक्ट्री क्या है, प्रेसिडेंसी क्या है, ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक रेगुलेशन प्रांत भी बता दिए, नॉन रेगुलेशन प्रांत। जिस प्रांत में गवर्नर जनरल द्वारा बनाए गए रेगुलेशन लागू होते हैं उसको रेगुलेशन प्रांत कहते हैं। नॉन रेगुलेशन जहाँ पे स्थानीय स्थितियों के हिसाब से स्थानीय प्रशासक अपने नियम और कानून लागू करते हैं। शुरू में कुछ एरियाओं में डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति की गई, उप गवर्नर की नियुक्ति की गई। बाद में इसी डिप्टी गवर्नर को लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाने लगा। जैसे बिहार स्पेशल पढ़ा रहे थे तो हम बोले ना बिहार का लेफ्टिनेंट गवर्नर, बोले ना? नहीं सुने हैं? नहीं बोले कभी? पढ़े नहीं है बिहार स्पेशल में से? चंपारण सत्याग्रह कौन पढ़ाया जी? बताया था ना कि बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ गांधी जी की मीटिंग हुई। तो बिहार बंगाल का गवर्नर था, लेकिन बिहार के लिए डिप्टी गवर्नर, जिसको पहले डिप्टी गवर्नर कहा जाता था, बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता। वही नाम है, डिप्टी गवर्नर या लेफ्टिनेंट। सिर्फ बिहार का ही बात नहीं, और भी जगहों के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ये तो सर अपना अंग्रेज लोग गवर्नर जनरल से वायसराय दोनों पद सम्राट का प्रतिनिधि अब हो गया वो, इसलिए वायसराय कहा जाने लगा। पहले कंपनी का प्रतिनिधि था, अब सम्राट का प्रतिनिधि, इसलिए वायसराय कहा जाता। सम्राट को रिप्रेजेंट कर रहा था वो भारत, इसलिए वायसराय नाम। कुछ नहीं पूछना है आप लोगों को। ये बिगिनिंग क्लास था, कल से थोड़ा पढ़ने के लिए आंख को धो के बैठिएगा, ठीक ना? ये पहला चैप्टर था, इसमें आपको ये बड़ा तिकलिश टाइप का चैप्टर है, याद रहने पर भी गलत हो जाता है, मैचिंग वैचिंग आने पर। तो कंफर्म याद रखिएगा सिर्फ जो बताए हैं उतना, और कल से नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? ये पहला चैप्टर है मॉडर्न इंडिया। एक और चैप्टर है, लेकिन हम जान कुछ नहीं पढ़ा, तुम छोड़ दिए। कुछ रीजनल स्टेट्स पढ़ना है, गुजरात, बंगाल, क्या पढ़ गए? वो भी माना जाता है कि मध्यकालीन भारत का अंतिम, वो हम अभी इसलिए नहीं पढ़ा है कि जब अंग्रेजों के साथ युद्ध होगा, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा वार, तब वो पढ़ाए, ठीक ना? अभी कैसे बैठे बैठे आपको बता दिए बंगाल के शासकों का क्रम, बताए ना? मुर्शीद कुली खान कब से कब, फिर अलीवर्दी खान, फिर सरफराज, सॉरी फिर शुजाउद्दीन, फिर सरफराज, तब अलीवर्दी। बस आप पढ़िए इतना ही, कल से आइए। और कुछ नहीं समझ में आया तो बताइए, अभी भी हम यहीं पे हैं। कुछ नहीं अगर समझ में आया हो तो बताइए। हम समझ रहे हो कि आप समझ गए हैं, आपको नहीं आया हो कुछ, बोलिए।